सच्चे देश प्रेमियों, संविधान में आस्था रखने वाले नागरिकों, छात्रों एवं युवा साथियों, मैं सुनील कुमार शर्मा अपने इस लाल दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात रखने का प्रयास करता हूं। जय हिंद साथियों, आज का सवाल है कि भारतीय राजनीति की मुख्य चुनौतियां क्या है। इसी का जवाब तलाश करते हैं आज। साथियों, विचार करने पर हम पाते हैं कि आज भारतीय राजनीति में मुख्य 4 चुनौतियां हैं। भ्रष्टाचार, जातिवाद और धर्म की राजनीति, धन और बाहुबल का असर, नेताओं की जनता से दूरी। भारतीय राजनीति जनता की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन जब जनता शिक्षित और जागरूक नहीं होती है, तो यही राजनीति सत्ता का खेल बन जाती है। इसे समझना, सवाल करना और सुधारना हमारा और आपका भी कर्तव्य बन जाता है। भारतीय राजनीति की मुख्य तौर पे 4 चुनौतियां हैं और उससे उबरने का विजन, सटीक दूरदर्शी रास्ते ढूंढने ही होंगे। अब और इंतजार नहीं कर सकते। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, साथ ही सबसे जटिल और विरोधाभासी है। यहाँ लोकतंत्र का उत्सव हर चुनाव में देखने को मिलता है, लेकिन इसके भीतर कई ऐसी गहरी चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र की आत्मा को खोखला करती है। भ्रष्टाचार, जाति और धर्म की राजनीति, धनबल और बाहुबल का वर्चस्व और जनता से नेताओं की दूरी, ये 4 ऐसे संकट हैं जो भारतीय राजनीति की रीढ़ को कमजोर करते हैं। लेकिन इनसे उबरने का जो स्पष्ट और सुसंगत विजन है, वह संभवतः कम्युनिस्ट आंदोलनों और विचारधारा के पास, बशर्ते कि जनता जागरूक हो, समझदार हो और व्यवस्था को सही नजरिए से देखे। तो आइए इन चुनौतियों से उबरने के कम्युनिस्ट विजन को उदाहरणों सहित समझने का प्रयास करते हैं। डियर कॉमरेड्स, सबसे पहली चुनौती है भ्रष्टाचार, जो भारतीय राजनीति का कैंसर है। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में गहराई तक फैला हुआ है। नीति निर्माण से लेकर प्रशासन तक हर स्तर पर रिश्वत, कमीशन और घोटाले आम हो चुके हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में सत्ता और पूंजी का गठजोड़ भ्रष्टाचार को जन्म देता है। साथियों, आप तो जानते ही हैं कि देश और दुनिया में लाल झंडा के सिपाही, जिन्हें लोग वामपंथी, लेफ्टिस्ट अथवा कम्युनिस्ट के नाम से जानते हैं, वे लोग सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ हैं। कम्युनिस्टों के अनुसार सत्ता जनता की होनी चाहिए, जो मजदूर, किसान और मेहनतकश वर्ग के प्रतिनिधि हों। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जब कार्यकर्ता और जनता के बीच पारदर्शिता होती है, तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती है। हमारे ही भारत देश में साथियों, केरल राज्य है जो शिक्षा दर के मामले में भारत के सभी राज्यों, प्रदेशों में सर्वोच्च स्थान पर है। और साथियों, केरल इस ऊंचाई पर यूं ही नहीं पहुंच गया है। यहाँ लंबे समय से सीपीआईएम की अगुवाई वाली वाम मोर्चा की सरकार रही है और वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन में पारदर्शिता का एक आदर्श मॉडल स्थापित हुआ है। साथियों, दूसरी चुनौती है हमारे पास जातिवाद और धर्म की राजनीति। बांटो और राज करो की राजनीति। भारत में चुनाव धर्म और जाति के आधार पर लड़े जाते हैं साथियों। किसी का वोट बैंक ये जाति है, तो किसी का वोट बैंक ये धर्म है। इससे समाज में बंटवारा बढ़ता है और असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। साथियों, कम्युनिस्ट विचारधारा वर्ग संघर्ष पर आधारित है, न कि जाति या धर्म पर। भगत सिंह ने साफ कहा था कि जातिवाद भारतीय समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। वे कहते थे कि जब तक समाजवादी क्रांति नहीं होगी, जाति का उन्मूलन असंभव है। वामपंथी आंदोलनों ने हमेशा वर्गीय एकता पर जोर दिया है, चाहे वह किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो या छात्रों का आंदोलन। केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में वाम दलों ने
जाति और धर्म से ऊपर उठकर वर्गीय चेतना को मजबूत किया। हे देश प्रेमियों, धन और बाहुबल ने हमारे भारतीय लोकतंत्र को धन तंत्र और गुंडा तंत्र में तब्दील कर दिया। आज भारत में चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसके अलावा बाहुबल यानी गुंडों का सहारा लेकर वोट बैंक तैयार किया जाता है। संसद और विधान सभाओं में एक से बढ़कर एक अपराधी तथा दागी जनप्रतिनिधियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साथियों, आप चाहे किसी भी दल के समर्थक हों, लेकिन ये तो मानते ही होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमेशा साधारण जीवन और चुनाव में न्यूनतम खर्च की वकालत की। इनके उम्मीदवार साधारण कपड़े पहनते हैं, जनता के बीच रहते हैं और उनका जीवन संपन्नता से दूर रहता है। साथियों, जेएनयू में छात्र संघ का जो चुनाव होता है, वहां लेफ्ट संगठनों के उम्मीदवार नाम मात्र खर्च में जीत जाते हैं, क्योंकि उनका आधार विचार और संघर्ष होता है। चौथी चुनौती है नेताओं की जनता से दूरी। साथियों, राइट विंग अर्थात दक्षिणपंथी पार्टियों के जो नेता होते हैं, वो नेता नहीं बल्कि शासक होते हैं। दक्षिणपंथी नेता जनता के बीच जाने से कतराते हैं। उनके बीच एक दूरी, एक अभिजात्य भाव है। वे चुनाव के समय ही जनता को याद करते हैं, बाकी समय सत्ता के गलियारों में गुम हो जाते हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टियों की राजनीति में जनता और जनप्रतिनिधि के बीच कोई पर्दा नहीं होता है। इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि सभी राइट विंग पार्टियों में प्रवक्ता हैं जो टीवी डिबेट तथा मीडिया में पार्टी की बातों को रखते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों में प्रवक्ता नहीं होते हैं। वे टीवी डिबेट में जाकर सतही बहसबाजी नहीं करते हैं, बल्कि उनके नेता हमेशा आम जनता के हित के लिए सड़क पर संघर्ष करते हैं। शोषण, जुल्म, अत्याचार के खिलाफ जनता के बीच रहकर जनता से सीधा संवाद किया करते हैं। साथियों, लेनिन ने कहा था कि राजनीतिक कार्यकर्ता को जनता के बीच रहना चाहिए, उनकी भाषा में बात करनी चाहिए। केरल में वाम दलों ने जनता दरबार की परंपरा विकसित की। बाद में इस परंपरा को बिहार में भी अपनाया गया, जहां मंत्री और विधायक जनता की समस्याएं सीधे सुनते हैं। यही कारण है कि वाम शासित राज्यों में जनता और सरकार के बीच संवाद कायम रहता है। साथियों, पेश है कुछ उदाहरण जिस पर आप गौर करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। केरल का मॉडल। केरल में वाम सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन में क्रांतिकारी सुधार किए। देश का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य, सबसे कम शिशु मृत्यु दर और सबसे ज्यादा अच्छा सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र, ये सब वाम नीति का ही नतीजा है। साथी, वाम दलों ने बिहार में संघर्ष किया। बिहार में भोजपुर और आसपास के इलाकों में जातिवाद और जमींदारी के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को हथियार उठाने का भी साहस दिया और बोलने का हिम्मत हौसला भी दिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में नया आयाम जोड़ा। जेएनयू, जाधवपुर जैसे विश्वविद्यालयों में वाम चेतना की वजह से लेफ्ट संगठनों ने शिक्षा के निजीकरण, फीस बढ़ोतरी और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आंदोलन खड़े किए। यहाँ की राजनीति बताती है कि जब विचार मजबूत हो तो बिना पैसे और बगैर बाहुबल के भी राजनीति की जा सकती। ये उदाहरण बताते हैं कि जनता जागरूक हो तो बदलाव संभव है। कम्युनिस्ट विचारधारा के पास इन चुनौतियों से निपटने का जो विजन है, उसे समझना होगा, लेकिन यह तभी सफल होगा जब जनता खुद सवाल पूछेगी, जब वह नेताओं के जाति और धर्म, साथ ही चेहरे नहीं, बल्कि उनके विचार, उनके जीवन की सादगी, उनकी प्रतिबद्धता देखेगी। साथियों, हमें तय करना है कि हम लोकतंत्र को धनतंत्र बनने दें या उसे जनता का तंत्र बनाए रखें। कम्युनिस्ट विजन हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना तो हमें है।
सवाल तो हमें पूछना होगा, जागरूक बनना होगा और राजनीति में सक्रिय होना होगा। यही असली बदलाव की कुंजी है साथ। क्योंकि अगर आप राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो सत्ता उन लोगों के हाथ में ही रहेगी जिनका दिल सिर्फ तिजोरियों में धड़कता है। राजनीति हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहें या न चाहें, वो हर रोज हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। लेकिन क्या हमने कभी गंभीरता से सोचा है कि जो व्यवस्था हमें नियंत्रित करती है वो इतनी जटिल क्यों? क्यों आम लोग जो मेहनत करते हैं हमेशा हाशिए पर रहते हैं? क्यों सत्ता हमेशा उन लोगों के हाथ में जाती है जिनका जमीन से कोई लेना देना, कोई रिश्ता, कोई वास्ता नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब हमें इतिहास में मिलते हैं, खासकर उन नेताओं के जीवन में जो सरल थे, जमीन से जुड़े थे और जिनका मकसद व्यवस्था को बदलना था। वे नेता जो कुर्सी के नहीं, क्रांति के प्रतीक। कम्युनिस्ट आंदोलनों के कई नेता ऐसे हुए साथियों जिन्होंने राजनीति को साधनों का खेल नहीं बल्कि बदलाव का जरिया माना। लेनिन हो, भगत सिंह जी हो, चारू मजूमदार जी हो, बाकी अन्य सभी, इन सब की जिंदगी में सादगी, ईमानदारी और क्रांति की आग थी। उनके पास करोड़ों की संपत्ति नहीं थी साथियों, लेकिन करोड़ों दिलों में उम्मीद थी। उनकी राजनीति में दिखावा नहीं था। वे 5 सितारा होटलों में रणनीति नहीं बनाते थे, बल्कि जनता के बीच बैठकर उन्हीं की भाषा में उन्हीं के संघर्ष को अपना बनाकर संघर्ष खड़े होते थे, उनके साथ खड़े होते थे। आज की राजनीति जटिल शब्द और खोखली नीतियों में बंधा हुआ। आज का दक्षिणपंथी नेता हर चीज को इतना जटिल बना देता है कि आम आदमी को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शब्दों का ऐसा माया जाल है कि सच्चाई पीछे छुप जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब मुद्दे सिर्फ भाषणों और जुमलों में रह जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों ये लोग व्यवस्था को इतना पेचीदा बना के रखते हैं? साथी, ताकि आप भ्रमित रहें और वे अपने हित साधते रहें और आप सवाल न पूछें। कॉमरेड, अब वक्त है सवाल पूछने का। राजनीति को समझना जरूरी है, व्यवस्था को पढ़ना जरूरी है। आप जिस पार्टी को वोट देते हैं उसके नेता का जीवन कैसा है? क्या वो सादगी, ईमानदारी और संघर्ष से भरा है या बस प्रचार का मुखौटा? हमें वो नेता चाहिए साथियों जो सरल हो, ईमानदार हो और जनता के असली मुद्दों को उठाए। हमें फिर से उन नेताओं की राजनीति चाहिए जो खुद को जनता का सेवक माने, न कि शासक। हे देश प्रेमी, आप भी लोगों से कहिए कि सवाल पूछे, लोग समझें और बदलाव के लिए आगे आए। राजनीति सिर्फ नेता नहीं तय करते साथियों, आप भी तय करते। अगली बार जब कोई नेता वोट मांगने आए तो पूछिए कि देश और समाज के लिए उनका संघर्ष क्या है, क्योंकि सवाल ही बदलाव की बीज है साथियों। जय हिंद, नमस्कार।